हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञानम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके मॉक टेस्ट का क्वांट का सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्या बोला गया क्वेश्चन में? द एवरेज एज ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ मिस्टर रवि फैमिली इज 25 ईयर्स। द एवरेज एज ऑफ मेल इज 30 एंड फीमेल इज 20। मेल का एवरेज हमारे पास क्या है 30 और फीमेल का एवरेज क्या है 20 और कंप्लीट फैमिली का एवरेज 25 है। तो एलिगेशन लगाएंगे तो 25 माइनस 25 और 30 माइनस 25 5, मतलब मेल और फीमेल क्या है इक्वल है, 1:1 में है। और उसके बाद उसने हमें बोला कि फीमेल कितने हैं 10, तो मेल भी कितने होंगे 10 होंगे। ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कह रहे थे? टोटल ऑफ द एज ऑफ क्लास ऑफ 60 गर्ल इज 90। सम दे रखा है, अगर 900 दे रखा है तो इनका एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो 15 होगा। फर्स्ट गर्ल्स का एवरेज कितना है 12, नेक्स्ट 20। अब देखो अगर 20 20 और 20 इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, फर्स्ट 20 गर्ल्स, नेक्स्ट 20 और फिर लास्ट 20, और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 60 है। इनका 60 का एवरेज कितना है आपके पास 15 है। इनका हमें कैलकुलेट करना है। ये 16 गिवन है और ये 12 गिवन है। ये कितना गिवन है 12। क्या करो, रेशियो कभी भी नंबर्स पे डिपेंड नहीं करता, इनके रेशियो पे डिपेंड करता है। और इनका रेशियो क्या बनेगा 1:3। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 12 प्लस 16 प्लस एक्स इज इक्वल टू 15 इंटू 3। तो 45 में से 28 माइनस करेंगे तो 17 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सुरेश एंड हिज सन इज 60 ईयर्स। 5 ईयर्स एगो सुरेश वाज 4 टाइम्स। कि अगर उसका बेटा 1 साल है तो सुरेश कितने साल का 4 साल का। तो मतलब अगर मैं दोनों का सम कैलकुलेट करूं तो 5 यूनिट आ रहा है जो किसके इक्वल होगा 50 के। ये कब का है 5 ईयर्स एगो, तो ये 10 हो जाएगा। 1 की वैल्यू 10, तो उसके बेटे की एज अगर 10 है तो उसकी एज क्या हो जाएगी 40। तो प्रेजेंट एज क्या होगी 45 और 15 होगी। उसने सुरेश सन उसके बेटे की एज पूछी थी, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। चलिए इसमें क्या कह रहे हैं? विकास स्कोर 42% मार्क्स इन एन एग्जाम एंड फेल्ड बाय 2 मार्क्स। सुमित स्कोर 36% एंड पास बाय 9 मार्क्स इन द सेम एग्जाम। परसेंटेज को एक साइड करो तो 34% किसके इक्वल आ गया 51 के इक्वल आ गया। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 51 डिवाइड बाय 34, मतलब 3/2, 17 से डिवाइड हो रहा है। तो 100% की वैल्यू कैलकुलेट करो तो ये कितना आ गया 150। कितना आ गया 150। हाउ मच मार्क्स दे टुगेदर रिक्वायर्ड टू रीच 80% इन द सेम एग्जाम। अगर एक साथ अगर 80%, अगर हम बात करें इसका 80% कितना होता है 120। तो 120 माइनस 42 करो तो ये कितना मिलता है आपको 78। और 120 माइनस 36% ऑफ 150 करो आप, 36% ऑफ 150, ठीक है। 36% परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइड बाय 100। तो ये 2 और ये 3 और ये इसको डिवाइड करेगा 18 पे तो 54। तो 54 अगर माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 144। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या कह रहा है? फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 75% एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20%। तो इसमें 25% है और इसमें कितना है 80% है। और टोटल ड्राई फ्रूट का वेट कितना है 300 kg। तो 80% ऑफ 300 इज इक्वल टू 25% ऑफ एक्स। ये इसको देखो 12 पे डिवाइड करेगा और परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो रहा है। तो 12 इंटू 8 क्या होता है 96। तो पीछे एक जीरो लग जाएगा। ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5500, इट वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 9.09। 9.09 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/11। तो यहां से अगर सीपी और एसपी की बात की जाए तो ये कितना बनेगा आपका 11:12 बनेगा। कितना बनेगा 11:12। तो 11 यूनिट की वैल्यू आपको 5500 दे रखी है, तो 12 यूनिट की वैल्यू बताओ क्या होगी 6000 होगी क्योंकि इंटू 5 हो रहा है, ठीक है। इफ द आर्टिकल वो सोल्ड एट 20% डिस्काउंट, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4, ठीक है 1/5 सॉरी। अगर 5 रुपीज का आर्टिकल था तो 4 में सेल किया गया था, तो यहां से 4 यूनिट की वैल्यू 6000 है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 1500। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 इंटू 5 7500, ऑप्शन बी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्या कह रहे हैं? ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू
100 इन 3 ईयर्स एंड 1080 इन 4 ईयर्स। तो इंटरेस्ट कितना मिला उसको एक साल में? 180 रुपए का। कितने के ऊपर? 900 के ऊपर। तो साफ साफ नजर आ रहा है कैलकुलेशन किए बगैर कि कितना है। इसको ये 20 पे डिवाइड करेगा तो 20% इंटरेस्ट आएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? एक इनलेट पाइप है जो उसको 4 घंटे में भरता है, एक आउटलेट पाइप है उसको जो 30 घंटे में खाली करता है। तो कितने नंबर ऑफ मिनिमम आउटलेट पाइप उसको चाहिए कि जो टैंक है वो कभी भी ओवरफ्लो ना हो? 30 और 4 और 30 कैल्शियम लेंगे 60 होगा। तो जो इनलेट पाइप है इसकी एफिशिएंसी क्या बनती है? 15 बनती है। और जो आपका ये आउटलेट पाइप है इसकी एफिशिएंसी क्या बनती है? 2। देखो इनलेट एफिशिएंसी क्या है? 15। तो अगर हम चाहते हैं कि ओवरफ्लो ना हो तो उससे एफिशिएंसी ज्यादा रखनी पड़ेगी। तो मिनिमम नंबर ऑफ पाइप कितने चाहिए? 7 + 1 8 पाइप चाहिए एडिशनल। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? -16। इस केस में वो कभी भी ओवरफ्लो नहीं होगा। ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या कह रहे? देयर आर 2 वेसल्स ए एंड बी। इन वेसल ए मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:1, इन बी इन द रेशियो 9:4। In what ratio should the quantities of the mixture be taken out from the 2 vessels in which mixture ratio 11:3? देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं आप, या तो पूरे क्वेश्चन में मिल्क ले लो या वाटर ले लो। ये 7/8 बनेगा, ये आपका 13/4 बनेगा, ठीक है, और ये आपका 11/14 बनेगा। तो लगा दो एलिगेशन, ठीक है। ये उल्टा लिख दिया हमने, 9/13 बनेगा ये, सॉरी, ये 9/13 बनेगा, 9/13, ठीक है। अगर करें इसको सब्ट्रैक्ट तो 11/14 माइनस 9/13। देखो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करो, एलसीएम एज इट इज रहने दो, इसको 11 × 13 ही लिखो इसको, ठीक है। ये 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 143 माइनस 126 14 × 9 होता है, ठीक है। ये हो जाएगा 7/8 माइनस 11/14। फिर से इसको एज इट इज रखो, 14 × 8 ही रखो इसको। 8 7 × 14 क्या होता है आपका? 98 माइनस 88, ठीक है। ये आपका बनेगा 17/14 × 13 रेशो 10/14 × 18, 14 × 8। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 5 और 4 तो 68:65 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 68:65। ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इन क्वेश्चनों में आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत मैटर करती है कि आप कितनी जल्दी आपको टेबल्स याद हैं, ठीक है। क्या कह रहा था? रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड क्लास फेयर बिटवीन द 2 स्टेशन 6:4, ठीक है। कि पहले पे अगर 6 है तो दूसरे पे कितना है? 4 है। फर्स्ट पे अगर 6 है तो सेकंड पे कितना है? 4। नंबर ऑफ पैसेंजर क्या है? 1 और 30। तो मतलब यहाँ से उसने 6 रुपीज़ कमाए और यहाँ से 120 रुपीज़। और जो पैसा कमाया उसका रेशो क्या है? 1:20, मतलब टोटल कितना? 21। और 21 यूनिट की वैल्यू क्या है? 2100 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू बता दो क्या होगी? 100 होगी। तो मतलब यहाँ से उसने कितने रुपीज़ फर्स्ट फेयर से कितने कमाए थे? 100 रुपीज़ कमाए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? आउट ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट ए इन्वेस्ट 1/4। ए ने 1/4 इन्वेस्ट किया, ठीक है। ए ने कितना इन्वेस्ट किया? 1/4। बी इन्वेस्ट 1/3 ऑफ द रिमेनिंग। देखो अगर 1/4 इसने इन्वेस्ट किया तो रिमेनिंग कितना था? 3/4। इसका 1/3 इसने इन्वेस्ट किया तो मतलब इसने भी 1/4 इन्वेस्ट किया। 1/4 और 1/4 मतलब हाफ, तो बचा हुआ सी ने इन्वेस्ट किया है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना होगा? 4, मतलब 1:1:2। बी अर्न 10,000। अगर बी ने 10,000 किए हैं तो इसने भी 10,000, 20 + 20 40,000। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? 2 places A and B are at a distance of 480 kilometers. Sita start from A towards B at a speed of 40. After 2 hours, Geeta start from B towards A at a speed of 60 km/h. They meet at a place C. Then what is the difference between the time taken? देखो ऐसे क्वेश्चन में जो सबसे पहला टाइम डिफरेंस होता है ना, वो वही होता है जो उनके चलने का डिफरेंस होता है। बस यही क्वेश्चन था, बस अगर आपको स्टेटमेंट क्लियर है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें? LCM of 2 numbers is 21 and LCM is 84 और 2 numbers का रेशियो 1:4 है।
तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 21 इंटू 1 और सेकेंड नंबर हो जाएगा 21 इंटू 4। तो बड़े वाला नंबर उसने हमसे पूछा है, तो 84 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 84 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा था, पेरीमीटर ऑफ टू स्क्वायर्स 40। तो फर्स्ट वाले की साइड कितनी होगी 10 और दूसरे वाले की साइड कितनी हो जाएगी 8। द पेरीमीटर ऑफ द थर्ड स्क्वायर हुज एरिया इज द डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ दिस टू। इसका एरिया क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, इसका एरिया क्या होगा 8 का स्क्वायर मतलब 64। अगर इनके बीच का डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस कितना है आपका 36। एरिया का डिफरेंस कितना है 36, अंडर रूट करो तो मतलब 6। तो पेरीमीटर क्या होता है आपका 6 इंटू 4 हो जाएगा 24 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 24। इसमें क्या कह रहा है, पेरीमीटर दे रखा है 42। अगर 42 पेरीमीटर है ट्राइंगल का तो साइड क्या हो जाएगी 14 हो जाएगी। और उसने बोला इक्विलेटर ट्राइंगल है, ठीक है, तीनों साइड इक्वल इक्वल होंगी। तो उसके बाद उसने क्या बोला है एरिया बताना है। तो एरिया क्या होता है अंडर रूट 3/4 इंटू आर का साइड का स्क्वायर, साइड 7 14 का स्क्वायर 196, ये डिवाइड कर देगा 49 पे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर होंगे। अगर किसी बच्चे का भी कोई डाउट आता है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हर वीक आपके लिए एक मॉक टेस्ट लाया जाता है, तो मैं आशीष आज आपके पास फिर से हाजिर हुआ हूँ रीजनिंग के सॉल्यूशन को लेके। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा सबसे पहले। अब मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करता हूँ। द सर्टेन कोड आपके पास दिस एंड दिस, और इसका कोड निकालना है। तो बेटा आप लोगों को यहाँ पे ये समझना है कि ये जो कोड है वो है क्या। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। XMPTUAFGH, और इसका कोड क्या लिखा है, ये लिखा है PXMATUHFG, है ना। तो ये आपके पास एक वर्ड लिखा है, उसका कोड लिखा है, तो आपको यहाँ पे इसका सोल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले क्या किया गया है, पूरे वर्ड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। देखिए ये 3 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब है यहाँ से इस तरीके से इसे डिवाइड किया गया। फिर उसके पास 3 अल्फाबेट में। अब उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो P यहाँ पे आ गया और X और M, ठीक है। A यहाँ पे आ गया आखिरी, और इन दोनों को आगे धकेल दिया गया। H यहाँ पे आ गया, इन दोनों को आगे आपके पास धकेल दिया गया। तो ये एक तरीका आप लोगों को यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ तो निकालना किसका है वो देख लो। PXMATUHFG। लो बेटा, तो यहाँ पे भी 3 के पार्ट को ये करना था। तो 1 2 3, लो जी 1 2 3 और 1 2 3, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, M यहाँ पे आएगा, फिर आपके पास P, फिर X, फिर यहाँ पे U, फिर यहाँ पे A, और यहाँ पे T, और यहाँ पे G बेटा, और H और F आपके पास ये आ जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ तो सेम लॉजिक आप लोगों ने यहाँ पे भी अप्लाई कर दिया है कि लाखरी आखिरी को पहले लेके आए और बाकी 2 को आगे क्या मार दिया, धक्का मार दिया। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो आंसर MPX जो बन रहा है, UAT वो बन रहा है B ऑप्शन, बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर बन रहा है। बाकी कोई भी आंसर यहाँ पे नहीं बन रहा है, ठीक है। B फॉर बॉम्बे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट विच ऑफ द लेटर सीरीज इज फॉलोज द गिवन रूल। ये ऐसी कौन सी सीरीज, मतलब इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा जो वैल्यू है जो इस गिवन रूल को फॉलो कर रही है। सबसे पहले है नंबर ऑफ लेटर स्किप्ड इन रिवर्स ऑर्डर। स्किप का मतलब होता है बीच में से कम हो जाना, ठीक है। skipped in the reverse order in between adjacent letter in the series is consonant। तो सबसे पहले A ऑप्शन को उठाते हैं। A ऑप्शन में क्या है, S है ना। S की अगर बात करता हूँ, इसके बाद यहाँ पे P। अब यहाँ पे आपके पास S की वैल्यू की अगर बात करूँ तो S की वैल्यू होती है 19, और यहाँ पे क्या होता है 16। तो अगर मैं बात करता हूँ तो आपके पास 2 वैल्यू, एक है 17 और एक है 18। तो अगर मैं बात करता हूँ तो ये दोनों Q और R यहाँ पे क्या है, स्किप हैं। तो आगे है आपके पास M। तो देखो आपके पास यहाँ पे आ गया 16, नहीं M अगर यहाँ पे है तो M आप लोग यहाँ पे लिखेंगे बेटा। फिर हाँ जी, M अगर यहाँ पे है तो M फिर यहाँ पे लिखेंगे M
आप लोगों ने यहाँ पे लिखा m की वैल्यू होती 13, तो यहाँ पे 14 और 15 फिर से यहाँ पे क्या है, स्किप है। ये देखो दो वैल्यू क्या थी, स्किप थी, ठीक है। तो 15 पे क्या आता है o और 14 पे क्या आता है n। लो जी, आगे अगर बात करी जाए, आगे है j, तो j आपके पास है यहाँ पे 10 और g जो है यहाँ पे है 7। हाँ जी, तो 11 और यहाँ पे 12, तो 11 और 12 की बात करूँ k और l, और आपके पास यहाँ पे चेक किया जाए तो 8 और 9, तो h और i, तो ये भी क्या है, स्किप है। तो यही तो बेटा इस क्वेश्चन में कहा गया था कि ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसमें एडजेसेंट के दो वैल्यू, एडजेसेंट के वैल्यू क्या है, मिसिंग है, तो और बाकी सारे के सारे जो है वो कॉन्सोनेंट हैं। तो s कॉन्सोनेंट है, p कॉन्सोनेंट है, m कॉन्सोनेंट है, आपके पास j कॉन्सोनेंट है, g कॉन्सोनेंट है। वोवल क्या होते हैं, a e i o u। तो ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के साथ वाले नंबर जो होने चाहिए थे रिवर्स ऑर्डर में स्किप होने चाहिए, तो रिवर्स ऑर्डर उल्टा होता है, तो ये यहाँ पे बोला गया था। तो ए ऑप्शन में ही आप लोगों को पहले आंसर मिल गया, तो आंसर इज ए ऑप्शन, आंसर इज ए ऑप्शन। तो होपफुली बात आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूं, अगला क्वेश्चन है आपके पास 10 नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, 18, आपके पास 28, फिर है 40, फिर है 54, फिर है आपके पास 70। तो 70 के आगे आपको बताना है, तो 10 से 18 पे गए तो प्लस ऑफ 8 हुए, और 18 से इस पे गए तो आपके पास 10 हुए, ठीक है। फिर आगे आपके पास 12 हुए, फिर आगे 14 हुए, फिर आगे 16 हुए, आगे क्या होंगे, 18 होंगे, तो प्लस ऑफ 18 अगर करोगे तो 88 आपके पास आंसर जो है यहाँ पे बन जाएगा। 88 जो है आप लोगों का आंसर बन जाएगा। तो होपफुली ये बात आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन है Z S W O T K Q N G, और दो डैश आप लोगों को यहाँ पे निकालने के लिए दिए गए हैं, ठीक है। तो चेक करते हैं, सबसे पहले नंबरिंग डालेंगे, 26, 19, 23, 15 एंड आपके पास 20, फिर आगे है 11, फिर है 17, फिर है 7। तो चलो बेटो यहाँ पे आपको मालूम है कि क्या करना है कि जब भी सीरीज आती है तो उसे चेक करना पड़ेगा कि किस तरीके से यहाँ पे लॉजिक जो है लग रहा है। तो मैं सबसे पहले चेक करता हूँ, तो 26 से 23 पे अगर आप गए हैं, 26 से अगर 23 पे अगर आप लोग गए तो -3 का साइन दिख रहा है। और फिर यहाँ से अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ -3 फिर भी दिखता है, फिर यहाँ से अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ फिर भी क्या दिख रहा है, -3 दिख रहा है। तो आगे भी आपको क्या दिखेगा, -3 ही दिखेगा। तो 17 में से 3 गए, कितने आते हैं, 14। तो 14 पे नंबर आपके पास अल्फाबेट का आता है n, नवंबर 14। तो मतलब ये दो ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल आउट हो गए हैं, इन दोनों में से एक आंसर रहेगा। अब आपके पास है 19 और है 15, तो यहाँ से यहाँ पे क्या हुआ है, -4 हुआ है, यहाँ से यहाँ फिर से क्या हुआ है, -4 हुआ है, फिर से यहाँ पे क्या हुआ है, -4 हुआ है, फिर से यहाँ पे क्या हुआ है, -4। तो 7 में से 4 अगर कम कर देते हैं बचता है 3, तो 3 पे क्या आता है बेटा, C। तो आंसर इज NC, मतलब ए ऑप्शन आपका आंसर जो है यहाँ पे बन जाएगा। तो होपफुली बात क्लियर हुई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूं, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, ऑन व्हाट डेट्स द मार्च 2005 डिड फॉल सैटरडे। तो अब आपको ये बताना है कि मार्च की 2005 में कौन से दिन को सैटरडे था। इट्स वेरी सिंपल, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ओड डे यहाँ पे निकालने होते हैं, आपको मालूम होगा। तो ओड डे कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है, ध्यान से देखिएगा। तो अगर 2005 है तो आप लोग एक साल पीछे से अक्सर यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मैं इस तरफ से बनाता हूँ, 2004 से आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 2005 में तो पहुँचना है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे 2004 से स्टार्ट करेंगे। तो अब आपको पता है कि 2000 साल के हैं, ईयर्स हैं, 2000 साल ईयर। अब 2000 साल ईयर्स जो हैं वो आप लोगों को मालूम है कि कैसे करना है। 2000 साल 2004 साल है, तो 2000 साल अलग निकाल लो और 4 साल अलग निकाल लो। लो जी, 2000 साल के ओड डे कितने आएंगे आपके पास, 0, ठीक है। अब आपको ये कैलकुलेट करके रखा है, और 4 साल के ओड डे इनके अंदर अपने आप में क्या होंगे, नॉर्मल ईयर होंगे और कुछ लीप ईयर होंगे। तो 4 साल के अंदर जो है एक ही लीप ईयर आया होगा, खुद 4th ईयर, और नॉर्मल ईयर कितने आगे, 3। तो जब भी नॉर्मल ईयर आते हैं तो नॉर्मल ईयर को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से और लीप ईयर को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से।
ठीक है। तो अब यहाँ पे पहले इतनी कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, फिर आगे 1 इंटू 2 कितना आ गया आपके पास 2, तो यहाँ पे कितने आ गया आपके पास 5। मैं सीधा ऐड करके लिख दिया, यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ, लीजिए आपके लिए यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, ठीक है। तो सीधा कितना आ गया 5 और डे आपके पास आ गया। इसका मतलब है कि जनवरी 31 दिसंबर 2004 तक आपके पास कितने और डे थे 5। ये था 31 दिसंबर तक। अब आपके पास यहाँ पे हमारे पास जो डेट है वो है मार्च तक, तो हम लोग कहाँ तक जा रहे हैं 1 मार्च तक। तो पहले यहाँ पे जैन के और डे, फिर प्लस फैब के और डे, और फिर प्लस ऑफ मार्च। मार्च की कितनी तारीख तक जाना है 1 मार्च तक हम लोगों ने जाना है। तो अगर मैं बात करता हूँ 5 पीछे हैं, अब 5 यहाँ तक निकाल लिया था, तो 5 आप लोग यहाँ पे ऐड कर लीजिए। चलो आगे हम ऐड कर लेंगे, जैन के ओडे 3 और फरवरी के ओडे कितने आएंगे 28, आपके पास 28 दिन रहे होंगे, तो यहाँ पे 0, और मार्च के आपके पास 1, और ये 5 ओडे मैं यहाँ पे फिर से ऐड कर रहा हूँ। तो 5 1 6 प्लस 3 9 टोटल ओड डे मेरे पास बन गए। कब तक आपके पास यहाँ पे 1 मार्च तक। तो अगर ओड डे है तो आपको मालूम है कि 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 7 से डिवाइड करेंगे तो ओड डे कितने बचेंगे, यहाँ पे 2 ओड डे। एक्चुअल में 2 ओड डे बच गए, 2 ओड डे आपके पास यहाँ पे बच चुके हैं। अब इसके बाद ही आपको सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। 2 ओड डे आपके पास बच गए हैं, तो 2 का मतलब है आपके पास पहली को आता है मंडे और 2 को आता है ट्यूसडे। तो इस बात का मतलब था कि 2 तारीख को आपके पास यहाँ पे क्या रहा होगा ट्यूसडे। इस बात का मतलब था कि आपके पास पहली तारीख को क्या रहा होगा ट्यूसडे, 2 को नहीं, पहली को 1 को क्या रहा होगा ट्यूसडे, ठीक है। 1 को क्या रहा होगा ट्यूसडे रहा होगा। अब उसके बाद जाना कहाँ तक था 5 तक, तो 2 के बाद ट्यूसडे, वेंसडे, आपको सैटरडे निकालना है ना, ये देखिए सैटरडे की बात हुई है। तो ट्यूसडे के बाद वेंसडे, वेंसडे के बाद थर्सडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे, और फ्राइडे के बाद सैटरडे। तो देखो 1 2 3 4, मतलब 5 तारीख को आपके पास यहाँ पे क्या रहा था सैटरडे। 5 तारीख को आपके पास यहाँ पे क्या आया था सैटरडे। अब 5 तारीख को सैटरडे था, तो 5 12 1926 को आपके पास यहाँ पे क्या रहे होंगे सैटरडेज रहे होंगे, ठीक है। तो होपफुली बात क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपके पास, ये फिर से कोडिंग डिकोडिंग का है। ये देखिए BLOCKED ब्लॉक का कोड ये लिखा हुआ है OZF, आपके पास M, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ उसके बाद है X, नहीं अच्छा ये तो आगे लिख दिया मैंने। यहाँ पे ये है इसका कोड, इसका कोड जो है वो ये है, हाँ इसका कोड है YOLXPV और W। तो देखो अगर यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 25 होता है, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 15 होता है, यहाँ पे 4 होता है, यहाँ पे 23 होता है, यहाँ 5 होता है, यहाँ पे 22 होता है, मतलब लेटर का अपोजिट सम 27 के बराबर आपके पास बन रहा है। लेटर का अपोजिट सम 27 के बराबर आपके पास बन रहा है। अब निकालना किसका है ये देख लेते हैं। तो ये निकालना था आपके पास OZFMX एंड S, इसका कोड आप लोग निकालेंगे। तो O का कोड होता है 15, मैं लिख देता हूँ एक बार आपके लिए, 15 26 6 13 24 और 19, ठीक है। अब देखो 15 में कितने ऐड करोगे 12, 12 पे कोड क्या आता है L। तो सबसे पहले 2 ऑप्शन तो ये पहले ही कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अब मैं ना पूरा क्वेश्चन नहीं आपको करके दिखाऊंगा, मैं इसे शॉर्टकट कैसे लगाते हैं वो समझाऊंगा। अब देखो LL है, बाकी आपको चेक करना पड़ेगा, तो स्मार्ट वर्क करिए एंड से अप्रोच लगाइए। 19 के अपोजिट में कितने ऐड करेंगे 8, तो H आएगा, तो 27 बन जाएगा। तो सीधा आंसर आ जाएगा आपके पास ये B ऑप्शन, C ऑप्शन। इस तरीके से आप अपना टाइम बचा सकते हैं, इस तरीके से आप अपना टाइम बचा सकते हैं। ये शॉर्टकट होता है कि मैंने फर्स्ट चेक करा, अच्छा LL था, आखिरी में देखा इन दोनों में से एक होगा, तो मैंने टाइम बचाने के लिए आखिरी का निकाल लिया, H आ गया, बात खत्म, ठीक है। चलिए ये बात क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
हाँ जी, तो जैसे कि इस क्वेश्चन की हम बात यहाँ पे कर रहे थे, तो आपने क्या देखा कि आपके पास एक इक्वेशन है a प्लस बी मीन्स b इज द फादर ऑफ a एंड b इज द मदर ऑफ a। मतलब मेरे को एक बात तो यहाँ पे समझ में आ गई कि सारे के सारे रिलेशनशिप जो हैं वो राइट हैंड साइड से गिवन किए गए हैं, तो उसे पढ़ना भी उल्टा ही पड़ेगा। चलिए, तो अब यहाँ पे पहले इसको बना लेते हैं कि यहाँ पे पूछा क्या गया है, u हैश आपके पास t माइनस s हैश आपके पास r डिवाइडेड बाय q हैश आपके पास p। चलो, तो अब राइट टू लेफ्ट है तो आप लोग आखिर से भी पढ़ सकते हैं, आपके ऊपर है। तो अगर आखिर से पढ़ना तभी भी आसान है, p हैश आपके पास q। अगर हैश का मीनिंग की बात करें तो हैश का मीनिंग था डॉटर, मीन्स p इज द डॉटर ऑफ q। लो जी, p इज द डॉटर ऑफ q। आगे आप लोग ऐसे पढ़ सकते हैं, क्यू डिवाइड आर। डिवाइड का मीनिंग क्या था आपके पास यहाँ पे, सिस्टर, कि आपके पास क्यू इज द सिस्टर ऑफ आर। क्यू इज द सिस्टर ऑफ आर, आपने ऐसे बना लिया। देन उसके बाद आगे आप लोगों ने ऐसे पढ़ा, आपके पास एस हैश आर। हैश का मीनिंग था आपके पास डॉटर, कि आर इज द डॉटर ऑफ एस। आर इज द डॉटर ऑफ एस, ठीक है जी, आपने ऐसे बना लिया। आगे था आपके पास यहाँ पे s माइनस टी। s माइनस का मीनिंग है कि s इज द मदर ऑफ t। s इज द मदर ऑफ आपके पास t, तो सो t s जो है t, तो t यहाँ पे आएगा। और आखिर में यहाँ पे आप लोग बना लेंगे t हैश u, मीन्स t इज द आपके पास डॉटर ऑफ u। अगर t इज द डॉटर ऑफ u तो यहाँ पे बना लो, या फिर आपके पास यहाँ पे बना लो। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इस चीज को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो होपफुली पहले ये डायग्राम आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा क्या था आप लोगों से, u हाउ इज u इज रिलेटेड टू p, कि u जो है वो आपके पास क्या है, p का क्या रखता है। तो देखो, अगर ये इसकी मम्मी है तो ऑब्वियस है ये इसके पापा ही रहे होंगे। तो p अगर मैं हूं तो ये मेरे क्या है, मदर हैं, और ये मेरे मदर के मम्मी सिस्टर हैं, तो मेरे क्या लगे, मासी। और मेरे मासी के मम्मी मेरे क्या लगे, नानी। और मेरे नानी का हस्बैंड मेरा क्या लगा, फिर ये आपस में हस्बैंड वाइफ हुए ना, तो मेरा नानी का हस्बैंड मेरा क्या लगा आपके पास, नाना। तो नाना को यहाँ पे क्या बोला जाता है, मैटरनल ग्रैंडफादर। ए ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा, मैटरनल ग्रैंडफादर आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन अ क्लास अमंग द पास्ट स्टूडेंट। ये देखिए यहाँ पे पास्ट स्टूडेंट की बात करी गई है, सबसे पहले इसको समझते हैं, ठीक है। क्या बोला है, अमीशा इज 22nd फ्रॉम द टॉप। लो जी, अमीशा की बात करी गई है, ये अमीशा 22nd फ्रॉम द टॉप, है ना। तो ये टॉप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आगे है फ्रॉम द टॉप एंड साजल हु इज 5th रैंक बिलो ऑफ अमीशा इज 34th फ्रॉम द बॉटम। इसके 5 रैंक नीचे कौन है आपके पास, पहले सेजल। आपके 5 रैंक पहले है सेजल, 22 में 5 ऐड कर देंगे तो 27 से कहाँ से आ गई, टॉप से। और ये 27 जो है टॉप से है, और 34th सेजल जो है वो कहाँ से है, बॉटम से। ये यहाँ पे गिवन किया गया है, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास हैव अपीयर्ड। सारे के सारे स्टूडेंट क्या हैं, अपीयर हैं फॉर द एग्जाम। इफ द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट हु फेल्ड, अब यहाँ पे जो रेशियो दे रखा है वो किस तरह का दे रखा है, फेल्ड का दे रखा है, 4:1, देन हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास। तो अगर एक बंदे की 2 बारी रैंक आपके पास गिवन है तो इसका फॉर्मूला आपको याद है, टोटल इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम -1। तो टोटल निकाल रहे हैं, टॉप से कितना है आपके पास यहाँ पे 27, और बॉटम से कितना है 34, -1 अगर एक कर देंगे तो 33 प्लस 27 आपके पास 60। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो 60 आपके पास अभी तक यहाँ पे निकले हुए हैं। और जो आपको रेशो निकालना है वो 4:5 का यहाँ पे निकालना है। तो आप लोग जैसे इस तरीके से निकाल रखते हैं 4:5, 4:1। तो आप लोग ऐसे भी तो निकाल सकते हैं कि 60 इज इक्वल टू, जिसका पास का निकालना है तो आप ऐसे निकाल लेंगे 4/5 इंटू, ये लिख नहीं रहा है थोड़ा सा, इज इक्वल टू
4/5 इंटू में x। तो जब इसे उल्टा करेंगे मैथमेटिकली टर्म को तो आपके पास क्या आ जाएगा 60 इंटू में 5/4 इज इक्वल टू x। इसे काटेंगे कितना आ जाएगा 15, तो 15 इंटू 5 इज इक्वल टू 75, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75। तो आपसे यही तो पूछा था कि हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास, टोटल स्टूडेंट आपसे पूछे थे तो वो कितने आएंगे 75, क्योंकि ये तो वो निकला है जो आपके पास यहाँ तक हैं, बाकी बच्चे और भी तो रहे होंगे, तो वो आपके पास टोटल बच्चे कितने होंगे 75 बच्चे आपके पास यहाँ पे थे। तो बी फॉर बॉम्बे आपका जो आंसर यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अब आपके पास ये फिर से रैंकिंग का ही क्वेश्चन है। रीड द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। कंसीडर अ ग्रुप ऑफ कंपेरिजिंग 4 स्टूडेंट रीना, बीना, मीना एंड नीना। पहले तो नाम देखिए, नाम थोड़े से ऐसे ही हैं, रीना, बीना, मीना एंड नीना। हु स्टैंड इन द रो। एक रो में खड़े हैं आपके पास, इस तरीके से आपके पास यहाँ पे खड़े हैं। लीजिए ये बोला है रीना एंड बीना stand 6th and 7th position respectively from the left। तो सबसे पहले है रीना, तो रीना की रिस्पेक्टिवली है आपके पास 6 पोजीशन, और आपके पास है फिर है बीना। बीना की पोजीशन कितनी है 7th फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, मीना एंड नीना, अब ये दो है और दे रखी हैं बीना एंड नीना, हु स्टैंड 4th एंड 5th रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द राइट एंड। तो सबसे पहले थी मीना, मीना थी 4th, ये इस तरफ से आपका लेफ्ट हैंड आ गया और इस तरफ से आपका राइट हैंड आ गया। ठीक है, तो आपके पास मीना की पोजीशन थी 4th, और आपके पास किसकी अगली थी नीना, नीना की पोजीशन आपके पास आगे 5th फ्रॉम द राइट। पहले तो होपफुली ये बात आपको यहां तक क्लियर हुई होगी। देन आगे क्या है, व्हेन बीना एंड मीना एक्सचेंज देयर पोजीशन, मतलब ये बीना इस बीना ने और इस मीना ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज करी। ये बोला है इस बीना और मीना ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज करी। बीना उठ के यहां से यहां चली गई, मीना उठ के यहां से यहां पे आ गई, ये आपके पास बोला गया है। तो क्या बोला गया, व्हेन बीना एंड मीना एक्सचेंज देयर पोजीशन देन बीना विल बी 15th फ्रॉम द लेफ्ट, कि बीना की वैल्यू, तो अब जब बीना यहां से उठ के यहां पे जाएगी तो बीना में यहां लिख देता हूं, बीना की वैल्यू लेफ्ट एंड से यहां से फिर से गिवन कर दिया, कितना था 15। बीना की वैल्यू लेफ्ट एंड से उसने फिर से गिवन कर दिया कि बीना की वैल्यू जी थी लेफ्ट एंड से कितनी थी 15। अब पूछा है रीनाज पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड, तो ऑब्वियस है भैया रीना आपके पास इस रीना की पोजीशन ही, ये पूछा गया कि इस राइट एंड से देखेंगे तो ये कितना आएगा। बेटा ये तो तभी निकाला जा सकता है जब पहले मीना यहां से उठ के यहां पे आएगी, फिर उसके एक पोजीशन आगे चले जाएंगे, सिंपल। अब अगर मैं देखता हूं यहाँ पे 7 था और यहाँ पे 15, तो 7 से 15 के ऊपर जाने के बीच में कितने का गैप था 8 का। अगर इस पोजीशन से इस पोजीशन के ऊपर जाने के लिए 8 का गैप था, तो इस पोजीशन से इस पोजीशन के ऊपर जाने के लिए भी पहले 8 का ही गैप होगा। तो 4 में अगर 8 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा आपके पास यहाँ पे 12। 12 कहां तक आया, बीना तक। अब जाना कहां तक था, रीना तक, तो एक पोजीशन और आगे आ जाएगा तो 13। आपका आंसर क्या बनेगा 13, बी फॉर बॉम्बे, ये आंसर आपका बनेगा। ऐसे करके था ये क्वेश्चन, सिंपल डायरेक्ट निकल जाना था, उसमें कुछ था ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे सिलोजिज्म से। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा सबसे पहले, ऑल कपबोर्ड आर बियर्स, सारे के सारे कपबोर्ड आपके पास बियर हैं, and all diamond are bears, all diamond, ठीक है, and some bear are chair, some bear are chair। लीजिए ये इस तरीके से आ गया। एंड कंक्लूजन था some chair are diamond, चेयर और डायमंड के बीच में बेटा कोई रिलेशन नहीं था तो गलत। अगला था आपके पास सम कपबोर्ड आर चेयर, कपबोर्ड और चेयर के बीच में कोई रिलेशन नहीं था तो गलत। अगला था ऑल डायमंड आर चेयर, सारे के सारे डायमंड चेयर हैं बेटा, ये भी गलत है। अगला है नो डायमंड इज बियर, पूरे के पूरे डायमंड बियर नहीं है, पूरे के पूरे डायमंड बियर ही थे, तो ये क्या है, ये भी आपके पास क्या आया गलत। जब चारों के चारों गलत हैं तो पहले तो हमें आइदर चेक करना होता है, अगर आइदर है तो। ऑप्शन में मैं देखता हूँ कहीं भी आइदर लिखा नहीं हुआ है, तो सीधा आंसर क्या कर दूंगा, नन फॉलोज। सीधा क्या कर दूंगा, नन फॉलोज।
ठीक है, चलो होपफुली बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपके पास क्या है, वेन डायग्राम का ही क्वेश्चन है। हाँ, तो इसमें कुछ वैल्यू गिवन है। द इन द फॉलोइंग डायग्राम 3 क्लासेस ऑफ द पॉपुलेशन आर रिप्रेजेंटेड बाय द 3 फिगर। द ट्रायंगल रिप्रेजेंट स्कूल टीचर। अब ट्रायंगल जो है वो ये जो ट्रायंगल है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, स्कूल टीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन आगे आपके पास क्या है, हाँ स्कूल टीचर हो गया। एंड द स्क्वायर रिप्रेजेंट द मैरिड पर्सन, ये क्या है, मैरिड पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड द सर्कल रिप्रेजेंट द लिविंग जॉइंट फैमिलीज, ये लिविंग जॉइंट फैमिलीज को यहाँ पे क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट आपके पास कर रहा है। मैरिड पर्सन लिविंग इन द जॉइंट फैमिली, मतलब मैरिड पर्सन भी होने चाहिए और लिविंग जॉइंट फैमिली भी होनी चाहिए, बट नॉट वर्किंग एज अ स्कूल टीचर। मतलब ये ट्रायंगल जहां पे आता है वो नहीं चाहिए। तो ट्रायंगल में एफ आता है, बी आता है, सी आता है, नहीं चाहिए। अब हमें चाहिए था लिविंग जॉइंट फैमिली और मैरिड पर्सन में से तो कॉमन क्या आया, डी। सो आंसर इज डी, दैट इज योर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। अब आपके पास यहाँ पे क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, मेरे को लगता है इसके इंस्ट्रक्शन यहाँ से हट गए हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। इसमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा फॉल्स है। आई थिंक इसके पीछे चला गया होगा, तो इसमें फॉल्स आपको यहाँ पे बताना है, इसमें ट्रू नहीं बताना है। इसमें आपको क्या बताना है कि इसमें से कौन सा इक्वेशन जो है वो जो है फॉल्स है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं तो देखो ये लिखा, अच्छा सॉरी मैंने देखा नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इसमें बताना है। तो बोला है कि ए इंडिकेट कर रहा है ग्रेटर देन को, सी इंडिकेट कर रहा है आपके पास इक्वल टू को, ई प्लस को, जी आपके पास मल्टीप्लाई को, इस तरीके से सारे के सारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे जो है अब सारे के सारे चेक करने पड़ेंगे, तो मैं यहाँ पे स्मार्ट वर्क कर रहा हूँ। मैं ए ऑप्शन नहीं कर रहा हूँ, मैं बी फिर डी फिर ए फिर सी यहाँ पे चेक करूंगा इस तरीके से, क्योंकि एग्जामिनर अक्सर क्या करता है, पहले कभी भी आंसर नहीं देता है, तो हम भी उसी की तरह ट्रिक करेंगे। पहले बी फिर डी फिर सी फिर ए, इस तरीके से चेक करेंगे। तो बी ऑप्शन को उठाते हैं। सबसे पहले बी ऑप्शन है, हाँ जी, बी में आपके पास यहाँ पे क्या है ये देखते हैं। हाँ जी, बी में आपके पास सबसे पहले है 5 और ई का मतलब है आपके पास +6 ब्रैकेट क्लोज। ए का मतलब है आपके पास ग्रेटर 6, ई का मतलब है +12 और ए का मतलब है ग्रेटर, और यहाँ पे है 13, ई का मतलब है प्लस और 6 का मतलब है 6। लो तो 5 + 6 11, ग्रेटर 12 + 6 18 और 13 + 6 19। तो बेटा ये तो गलत नहीं लग रहा, मेरे को तो ये गलत लग रहा है, उल्टा होना चाहिए था। तो आंसर इज बी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स पूछा गया है, तो फॉल्स जो है बी ऑप्शन है। फॉल्स क्या है, बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूं, ये रहा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एट अ डिनर पार्टी एवरी 2 गेस्ट यूज बाउल। हर एक दूसरा बंदा जो है वो क्या यूज करता है बाउल ऑफ राइस। 2 क्या है, राइस है। बिटवीन देम एवरी 3 गेस्ट यूज बाउल ऑफ दाल बिटवीन देम, उनमें से हर तीसरा क्या है, दाल यूज करता है। एंड एवरी 4th यूज करता है मीट बिटवीन देम। तो इसका मतलब है आपके पास, एंड आगे क्या पूछा है वो भी देख लेते हैं, फिर करते हैं स्टार्ट। देयर वर ऑल टुगेदर 65 डिशेज। आपके पास यहाँ पे 65 डिशेज जो है बनी हुई है। हाउ मेनी गेस्ट वर प्रेजेंट आर देयर, तो इनमें से कितने गेस्ट आपके पास प्रेजेंट जो है यहाँ पे होंगे। तो गेस्ट अगर हमें नहीं मालूम तो इसको लेट कर लेते हैं, लेट गेस्ट, हमें निकालना ही गेस्ट है। लेट गेस्ट को कर लिया x, तो आपके पास था यहाँ पे 2 गेस्ट, तो मतलब x/2। फिर आपके पास जो कि राइस लेते थे, फिर आपके पास दाल वाले थे x/3, फिर आपके पास मीट वाले थे आपके पास x/4, एवरी 4th x/4, और टोटल डिशेज की कितनी थी, 65, है ना। लो जी बेटा, तो अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे, 4 × 3 12, तो 12 एलसीएम आपके पास यहाँ पे आ गया, है ना। अब 12 एलसीएम को 2 से काटा 6 आ गया, तो 6x यहाँ पे आ गया। फिर 3 से काटा 4 आ गया, तो ऊपर 4 आ गया। अब x नहीं आएगा, अब x तो हमने खत्म कर लिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास 4 आ गया।
और यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। ठीक है जी, चलो x भी लिख लो, हाँ x लिख भी लेंगे, नहीं लिखना ही पड़ेगा, मैंने गलत बोल दिया, इज इक्वल टू 65। लो बेटा, तो अब यहाँ पे 6x प्लस 4x प्लस 3x कितना बन गया, 13x, और इज इक्वल टू 65 इंटू में 12। ये आपके पास कैलकुलेशन जो है बन गई, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो सीधा कैंसिल आउट हो गया, 13 पंजे 65, 5 आ गया, और 12 पंजे 60, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60। x की वैल्यू कितनी आ गई, 60। तो यही तो आपको निकालना था कि टोटल जो बंदे थे पार्टी में वो कितने थे, वो थे आपके पास 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, ये रहा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है आपके पास, 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 आर अलाइक। अलाइक का मतलब होता है ओड वन आउट in a certain way and do from the same group which one of the following does not belong to the group। इनमें से कौन सा जो है ग्रुप में बिलोंग नहीं करता है, शटर, ठीक है, एंड सक्सीड एंड क्यूनिंग। अगर मैं बात करता हूँ तो सक्सीड जो है आपके पास इन सबसे अलग वर्ड है। सक्सीड जो है वो क्या है, बिल्कुल एक अलग वर्ड यहाँ पे लिया गया है। सक्सीड जो है एक बिल्कुल अलग वर्ड यहाँ पे लिया गया है, तो आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, एक अगला क्वेश्चन है, अमित वॉक 30 मीटर टुवर्ड ईस्ट। यहाँ पे था, यहाँ से ईस्ट की तरफ जाता है 30 मीटर। टुक राइट एंड वॉक 40 मीटर, राइट लिया और कितना 40 मीटर लिया है। टुक अगेन लेफ्ट एंड 30 मीटर, लीजिए 30 मीटर यहाँ पे लेफ्ट लिया है। इन विच डायरेक्शन नाउ ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से खड़े हो गए, ऊपर नॉर्थ आता है बेटा, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो साउथ और ईस्ट के बीच में अगर मैं बात करता हूँ तो आपके पास मालूम है कि जो डायरेक्शन आएगा वो कौन सा आएगा, साउथ ईस्ट। सो आंसर इज सी ऑप्शन, साउथ ईस्ट। आंसर इज सी ऑप्शन, साउथ ईस्ट। तो होपफुली इतने सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से कंप्लीट समझ में भी आए होंगे। तो चलिए, जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हर रोज हर हफ्ते आपके लिए एक मॉक टेस्ट जो है लाया जाता है, तो आज फिर से मैं आशीष आप लोगों के सामने यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ और हम अपने मॉक को यहाँ पे डिस्कशन जो है करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं मॉक के डिस्कशन। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे क्या लिख रखा है। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ तो ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में है टू मिनिमाइज, टू अंडू मिनिमाइज ऑल, मतलब डैश टू अंडू द मिनिमाइज ऑल, मतलब मिनिमाइज का मतलब होता है छोटा करना। तो छोटा करने के लिए जो शॉर्टकट है वो क्या है, आप लोगों को मान लीजिए आपने 5 टैब्स ओपन कर रखी है, उन सभी को मिनिमाइज करना है। तो विंडो लोगो प्लस एन, विंडो लोगो प्लस आर, विंडो लोगो प्लस एम, विंडो लोगो प्लस पी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विंडो लोगो प्लस एम। ठीक है, तो विंडो लोगो प्लस एम अगर आप लोग दबाते हैं तो आपके पास यहाँ पे किसी भी चीज को आप लोग क्या कर सकते हैं, जितने भी टैब्स ओपन है सभी को मिनिमाइज आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूं, अगला क्या है, टू कम्युनिकेशन द मोड सपोर्ट डेटा इन बोथ डायरेक्शन। इस बात का मतलब है एक सेंडर एंड है, एक रिसीवर एंड है। तो एक टाइम पे दोनों को सेंडिंग और रिसीविंग करवाने के लिए आप लोग किसका यूज करते हैं, सिंप्लेक्स का, हाफ डुप्लेक्स का, फुल डुप्लेक्स का, नन ऑफ द अबव। तो आंसर बनेगा फुल डुप्लेक्स। तो इसका जो एग्जांपल है वो है मोबाइल फोन। अगर मोबाइल फ़ोन की मैं बात करता हूं तो मोबाइल फ़ोन आप लोग जानते हैं, मैं अपने दोस्त को अगर कॉल करूं तो वो अपने एंड से बोल सकता है, मैं अपने एंड से बोल सकता हूं। एक ही टाइम पे दोनों का डेटा क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो उस टेक्निक को क्या बोला जाता है आपके पास, फुल डुप्लेक्स मेथड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन ये रहा, हाई लेवल लैंग्वेज यूजफुल बाय द बिगिनर्स इज। तो वो कौन सा है आपके पास, कोबोल। ये याद रखना पड़ेगा, या तो कोबोल करके पूछ लेगा या तो इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा। तो कोबोल स्टैंड फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगर ये नहीं पूछा तो फोर्ट्रेन का फुल फॉर्म पूछ लेता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तभी भी आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या था आपके पास, एक मिनट में चेक कर लूं, पिछला तो नहीं छूटा, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इन अ कंप्यूटर साइंस बाय द इंफॉर्मेशन बी मीन्स। हम कंप्यूटर साइंस की अगर बात करें तो जो इंफॉर्मेशन का मीनिंग है वो क्या होता है। तो आप लोग जैसे यहाँ देख रहे हैं, एनी आउटपुट कमिंग आउट फ्रॉम द कंप्यूटर, उसको इंफॉर्मेशन बोलते हैं।
अगला है अ रिपोर्ट प्रिंटेड बाय द कंप्यूटर, या फिर प्रोसेस डेटा इन इंटेलिजेंट फॉर्म। एक्चुअल में अगर बात करते हैं तो किसी भी डेटा को एक ऑर्गेनाइज तरीके से, एक मीनिंगफुल डेटा से हम लोग तरीके से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वही कंप्यूटर का मीनिंग होता है आउटपुट का। तो आंसर इज आपके पास सी ऑप्शन, कि किसी भी डेटा को एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में हम लोग क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो होपफुली सी आपको यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट की बात करता हूं, अगला क्या है आपके पास, डैश इज वाइडली यूज मीडियम टू कम्युनिकेशन फॉर द केबल टेलीविजन सिस्टम। अब यहाँ पे केबल टेलीविजन की मैं बात करता हूं, तो केबल टेलीविजन का जो आपके पास होती है वो कौन सी होती है, ट्विस्टेड, कोएक्सियल या फिर ऑप्टिकल फाइबर। तो इसका आंसर क्या बनेगा, कोएक्सियल केबल, जो कि आप लोग सारे जानते हैं, पर फिर भी मैं कोई बताना चाहूंगा। यहाँ पे ये देखिए इस तरीके की होती है, ये आप लोग अपने घरों में भी इसका यूज करते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ, ये देखिए इस तरीके से आपके पास वायर जो है होती है, ठीक है। आपने अगर यूज करी है, यूज करी तो हुई होगी सभी ने ही, आप लोगों ने घरों में, बहुत कॉमन है जब टीवी की वायर देखते हैं। तो अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे सबसे नीचे जो होता है ये पीवीसी होता है लगा हुआ, पीवीसी, ये प्लास्टिक लगा हुआ होता है, ठीक है। और यहाँ पे बीच में क्या होता है, सिल्वर, और यहाँ पे बीच में क्या होता है, कॉपर होता है, ठीक है। तो होपफुली ये बात आपको क्लियर है। तो ये जो होती है केबल टीवी वायर को कोएक्सियल केबल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अगला है हाउ द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द अनदर कंपोनेंट इन द सिस्टम, ठीक है। कंप्यूटर भी बोल सकते हो, कंपोनेंट भी बोल सकते हो, दोनों ही सेम चीज है। एक कंपोनेंट मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर जो डेटा है वो कैसे ट्रांसफर होता है, सिस्टम बस, मेमोरी, कीबोर्ड या मॉनिटर। मॉनिटर तो आउटपुट दिखाने के लिए, ये देखने के लिए, कीबोर्ड इनपुट देने के लिए, ये स्टोर करने के लिए। तो आंसर इज सिस्टम बस के थ्रू ही यहाँ पे डेटा क्या होता है, ट्रांसफर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन फॉर द परचेज ऑफ द गुड्स ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड। जब भी इंटरनेट पे कोई भी चीज आप लोग लेना देने करते हैं, खरीदते हैं, उसको क्या बोला जाता है। तो आपको मालूम भी होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स उसे बोला जाता है। सो आंसर इज सी ऑप्शन, ई कॉमर्स इसे बोला जाता है, ठीक है। आंसर इज ई कॉमर्स, ठीक है। तो अगला है आपके पास टू होस्ट द वेबसाइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड। मतलब किसी भी वेबसाइट को अगर इंटरनेट के ऊपर आपने इंस्टॉल करना है या डालना है, चढ़ाना है, तो किस चीज की जरूरत पड़ती है, डेटाबेस सर्वर, मेल सर्वर या एक्सचेंज सर्वर। एक बात तो है कि सर्वर ही चाहिए। तो डेटाबेस तो स्टोर करने के लिए होता है, मेल तो मेल सेंड करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए, वेब सर्वर क्योंकि यहाँ पे हमने किसको डालना है, वेब को ही होस्ट करना होता है, वेबसाइट को ही होस्ट करना होता है, तो उसे क्या बोला जाता है, वेब सर्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा परमानेंटली। तो देखो SRAM, DRAM और SD-RAM जो है यूज नहीं किए जाते हैं परमानेंट के लिए। परमानेंट के लिए हार्ड डिस्क का यूज आप लोग यहाँ पे करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज हार्ड डिस्क, ठीक है। तो होपफुली यहाँ तक सभी को सारी बातें जो है अच्छे से क्लियर हुई होंगी। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम हर वीक जो है एक मॉक टेस्ट लेते हैं पंजाब एग्जाम्स के लिए, तो उसका जो इंग्लिश का सॉल्यूशंस है, तो आज की इस वीडियो में हम वो सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे इस सेशन में, राइट। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ मूव करते हैं। तो डायरेक्शन आप जरूर पढ़ें जब भी कभी एग्जाम देने आप बैठे हो। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द डायरेक्शन एंड अंडरस्टैंड इट, कि उसमें बोल क्या रहा है, सिमिलर पूछ रहा है, ऑपोजिट पूछ रहा है, वन वर्ड देना है, स्पेलिंग देना है, स्पेलिंग चेक का क्वेश्चन है। तो बोला इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस गिवन बिलो वर्ड इज प्रिंटेड इन बोल्ड बिलो द सेंटेंसेस, 4 choices आर गिवन, पिक अप द वन विच इज मोस्ट नियरली द सेम। मतलब सेम पूछ रहा है आपसे, द सेम इन मीनिंग, राइट। सिमिलर वर्ड देना है आपको। बोला इफ यू आर फीलिंग पैकिश देयर इज सम चीज इन द फ्रिज। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है क्वेंच्ड, मिटिगेटेड, हंग्री, इरिटेटेड। देखो इरिटेटेड का तो कोई रेलिवेंस है नहीं यहाँ पे, ठीक है। वो खाने पीने की बात कर रहा है। इफ यू आर फीलिंग डैश, मतलब इफ यू आर फीलिंग पैकिश, तो इसका सिमिलर वर्ड आपको देना, देयर इज सम चीज इन द फ्रिज। तो फ्रिज में बोल रहा है कुछ चीज पड़ा है, ठीक है। अगर आप हंग्री फील कर रहे हो, सो पैकिश का जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, राइट। सो अगर आपको भूख लगी है तो बोल रहा है देयर इज सम चीज इन द फ्रिज, राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ देखते हैं। सेम वही बोल रहा है, सेम इन द मीनिंग, सिमिलर ही देना है।
जैसे पंजाब के एग्जाम्स में आपको पता है 2 सिमिलर वर्ड आप पूछे जाते हैं, 2 ऑपोजिट आ जाते हैं, राइट। तो उसी सीक्वेंस में बोल रहा है कैचिंग स्नेक्स कैन बी हैजार्डियस फॉर पीपल अनट्रेन्ड इन द आर्ट। कैचिंग स्नेक्स कैन बी हैजार्डियस, अब स्नेक्स को पकड़ना क्या हो सकता है, हैजार्डियस हो सकता है उन लोगों के लिए जो अनट्रेन्ड है इन द आर्ट, मतलब उस कला में जो अनट्रेन्ड है उनके लिए क्या हो सकता है, हैजार्डियस। तो हैजार्डियस का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्रिकी होगा, हार्मफुल होगा, डिफिकल्ट होगा, डेंजरस। तो राइट आंसर बनेगा हमारा डी, राइट। हैजार्डियस के लिए और एक वर्ड और भी आता न्यूज़पेपर में, जेपर्डी भी आप नोट कर लें, इट्स जेपर्डी ऑल्सो, राइट। देयर इज अनदर वन वर्ड दैट इज पैरिल, पैरिल ऑल्सो, पैरिल से फिर पैरिलियस बन जाता है, राइट। तो जेपर्डी का मीनिंग रिस्क पे डालना होता है, किसी को खतरे में डालना होता है, ठीक है। तो टू पुट समवन और समथिंग एट रिस्क और इन डेंजर, तो वही हैजार्डियस होता है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 3rd, देयर आर 4 choices given below each of the following sentences. Out of those choices choose the one that best describes the given sentence, right। तो ये वही वाली बात आ गई, ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछ रहा है, ठीक है। डायरेक्शन में जो बोल रहा है, ये आपसे यहाँ पे एक स्टेटमेंट के लिए एक वर्ड आपको देना पड़ेगा, राइट, जो इस स्टेटमेंट को बेस्ट डिस्क्राइब करता हो। वर्ड टू ब्रेक ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ अ मीटिंग फॉर अ टाइम, ठीक है। तो जो मतलब आपको पता है जब जैसे कोर्ट में होता है, तो कोर्ट जब खत्म हो जाता है तो वहां पे फिर उसको स्टॉप कर दिया जाता है चीज को, तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। टू ब्रेक ऑफ, ब्रेक लगा देना, टू ब्रेक ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ अ मीटिंग फॉर अ टाइम, कुछ समय के लिए उसको ब्रेक ऑफ कर दिया जाता है, तो दैट इज कन्वेन। टर्मिनेट, ये कंप्यूटर वाली लैंग्वेज में टर्मिनेशन होता है, तो एडजर्न किया जाता है यूज वहां पे, ठीक है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे, ऐसे बोला जाता है, द कोर्ट इज एडजर्न्ड, राइट। तो स्थगित हो गया मींस कोर्ट की कार्रवाई अब जो है पूरी हो गई है, राइट। तो उस कॉन्टेक्स्ट में एडजर्न वर्ड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है वन हु इज नीदर इंटेलिजेंट नॉर डल, ये तो बहुत इजी है, आपको पता है टॉलरेबल से तो कोई इसका रिलेशन नहीं बन रहा है। इट्स कॉमनर, बिल्कुल गलत है। इट्स मीडियोकर, राइट। डिलीजेंट आपको पता है हार्डवर्किंग को बोलते हैं, लैबोरियस पर्सन डिलीजेंट होता है, इंडस्ट्रियस भी बोल देते हैं उसको। तो राइट आंसर यहाँ पे आएगा, ना तो जो ज्यादा इंटेलिजेंट होता है और ना ही डल होता है, वो होता है बीच का, एवरेज, मीडियोकर। कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महेश थॉट दैट, अब ये फाइंड आउट द पार्ट विच हैज एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज, इफ देयर इज नो एरर योर आंसर इज 4th, राइट। सो स्टेटमेंट है, ऑप्शन में ब्रेक है 1 2 3 4, तो अगर आपको लगता है इसमें नो एरर है तो 4th कुड बी द राइट आंसर। महेश थॉट, सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ रहे हो तो आप टेंस को देखें, थॉट आ रहा है, पास्ट चल रहा है, थॉट है तभी यहाँ वुड लग रहा है, मॉडल का विल पास्ट लगा रहा है, सही चल रहा है सेंटेंस। महेश थॉट दैट ही वुड पास इन द एग्जामिनेशन ऑल्दो ही डिडंट आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करेक्ट, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट्स, दैट कुड बी ऑप्शन नंबर 3rd, ठीक है। यहां जो बोल रहा है ऑल्दो ही डिडंट आंसर द क्वेश्चंस करेक्ट, यहां पे इनकरेक्ट है, यहां पे लगना चाहिए करेक्टली, एडवर्ब का यूज होगा, ठीक है। ही डिडंट आंसर द क्वेश्चंस, इस आंसर को डिस्क्राइब एडवर्ब करेगी, आंसर जो वर्ब है उसको डिस्क्राइब करेगी एडवर्ब। तो एडवर्ब करेक्ट का एडवर्ब फॉर्म होता है करेक्टली, राइट। तो वर्ब का काम होता है, एडवर्ब का काम होता है बेसिकली वर्ब को डिस्क्राइब करना, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करेक्टली होना चाहिए, वहां पे करेक्ट गलत लिखा हुआ है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4th, वेरी इजी क्वेश्चन, दिलीप्स परफॉर्मेंस इन द फिल्म वाज वर्स्ट देन अमित्स। अब हमें पता है कि दिलीप का कंपैरिजन किससे हो रहा है जी, अमित से हो रहा है, राइट। हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर, 2। जब भी 2 बंदों की बात होती है तो एडजेक्टिव में बच्चों ने पढ़ा ही होता है, 3 डिग्रीज होती है, पॉजिटिव होती है, कंपैरेटिव होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट 2 पर्सन्स और थिंग्स, सो देयर वी हैव टू ऑलवेज यूज कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। सो बैड का कंपैरेटिव तो वर्स्ट होता है, ये लगा रहा है यहाँ पे वर्स्ट, तो वर्स्ट ये तो सुपरलेटिव डिग्री लिख रहा है, राइट। तो आंसर बनेगा हमारा इसका 2nd, राइट, इट शुड बी वर्स। कम टू द नेक्स्ट, फाइंड आउट द पार्ट, सेम वही एरर वाला क्वेश्चन है। शीला एडवाइज टू, अब ये जो एडवाइज्ड है इसके साथ यहाँ पे 2 लिख रहा है, नो नीड टू राइट हियर प्रपोजिशन, राइट। तो आंसर हमारा बन जाएगा इसका 1st, ठीक है। तो 1st में एरर बनेगा, 1st पार्ट है हमारा डी में, ठीक है। लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने शायद ऊपर ही बता दिया आपको, तो जैसे 2nd था तो 2nd हमारा यहाँ पे बन गया बी, राइट। यहाँ पे 2nd बी था और यहाँ पे हमारा 1st है डी में। कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
अब इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइंड बिलो आर गिवन ऑल्टरनेटिव्स टू द अंडरलाइन पार्ट 1, 2 एंड 3 विच में इंप्रूव द सेंटेंस। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन है जी, ये भी आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। स्लीपिंग, रेस्टिंग एंड फ्लूइड्स आर द बेस्ट वेज टू केयर फॉर अ कोल्ड, राइट। तो यहाँ पे फ्लूइड्स के लिए स्लीपिंग ठीक है, रेस्टिंग जेरेंड लगा रहा है, एंड यहाँ पे आएगा आपका जेरेंड ही लगेगा, क्योंकि एंड क्या होता है, एंड एक ऐसा कंजंक्शन है, एक ऐसा आपका कनेक्टर होता है एंड, जो बहुत फेथफुल कंजंक्शन होता है। इससे पहले जो चीज लिखी जाती है सेम रेंज का वर्ड आपको बाद में लिखना पड़ता है। अगर यहाँ पे देखो रेस्टिंग जेरेंड आ रहा है तो आपको पहले एंड के बाद क्या लिखना पड़ेगा, ड्रिंकिंग फ्लूइड्स, ठीक है। यहाँ जेरेंड है, यहाँ पे भी जेरेंड है, तो एंड के बाद आप फ्लूइड्स डायरेक्ट तो नहीं लिखोगे ना, एंड के बाद आपको ड्रिंकिंग डालना पड़ेगा, तो आंसर बनेगा हमारा बी, राइट। बी इसका राइट सॉल्यूशन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू हैड अराइव्ड अर्लियर। अब ये तो पढ़ा होगा आपने, क्लॉज का कंडीशन का सेंटेंस है। हैड के साथ जब भी थर्ड फॉर्म आता है स्टूडेंट्स, तो आगे आप हैड प्लस फाउंड तो नहीं लिखोगे, आपको लिखना पड़ेगा वुड हैव फाउंड, राइट। इफ यू हैड गॉन देयर यू वुड हैव मेट हिम, लाइक दिस। कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब ये आ गई हमारी जंबलिंग। तो जंबलिंग में आप एक बार देख सकते हो, स्टेटमेंट को ब्रेक किया हुआ ऑप्शन में और ऑप्शन के बाद फिर आपको जो है आंसर बताना है, राइट। तो एक बार स्टेटमेंट को आप पढ़ सकते हो, अकॉर्डिंगली आपको जो है इसका राइट आंसर देना पड़ेगा। टूरिस्ट आर फ्लडिंग इनटू, अबाउट द ड्रीम ट्रिप दे वुड, डजंट मेक सेंस, रिमोट पार्ट्स ऑफ द अर्थ, व्हाट एंड एडवेंचरस पीपल आर थिंकिंग, व्हाट यूज्ड टू बी कंसीडर्ड। टूरिस्ट आर फ्लडिंग इनटू व्हाट यूज्ड टू बी कंसीडर्ड, मतलब जो चीज मानी जा सकती थी, ठीक है, तो टूरिस्ट जो है उस जगह पे फ्लडिंग हो रहे हैं, मतलब जा रहे हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में जा रहे हैं। व्हाट यूज्ड टू बी कंसीडर्ड, इस टूरिस्ट के साथ जो कनेक्शन बैठेगा वो बैठेगा एस का, ठीक है। अब एस से एक ही स्टेटमेंट है, वो है बी, तो आंसर है हमारा बी। फिर भी बोल के देख लेते हैं, टूरिस्ट आर फ्लडिंग इनटू एस, व्हाट यूज्ड टू बी कंसीडर्ड क्यू, रिमोट पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर, and adventurous people are thinking P, about the dream trip they would like to। देखो मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है, हमेशा याद रखना इस PQRS में ना, ये जो PQRS वाला होता है, इसमें एक अनब्रेकेबल पेयर ढूंढने की हमेशा कोशिश करें। एक ऐसा जोड़ा होता है जो टूटता नहीं है, सो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर अनब्रेकेबल पेयर। जैसे देखो वुड लाइक टू, अब आपको ऑब्वियस है कि वुड के बाद लाइक टू ही आएगा, बाकी कोई ऑप्शन बनती नहीं, तो आंसर इसका बी है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एवरीवन इन द लॉबी, अ मैन वियरिंग डार्क सनग्लासेस वॉक्ड इनटू द बैंक, मतलब ओपनिंग आपको ऑलरेडी दे रहा है, ठीक है। अब अ मैन वियरिंग डार्क सनग्लासेस वॉक्ड इनटू द बैंक, तो आप इसके साथ कनेक्शन देखो कि इसके साथ कनेक्शन किसका हो सकता है, व्हाट कुड बी द राइट आंसर, ठीक है। तो इसके साथ क्या होगा, देन ही शाउटेड, नहीं बनता। एवरीवन इन द लॉबी स्क्रीम्ड एंड स्टार्टेड रनिंग, डजंट मेक सेंस। अ मैन वियरिंग डार्क सनग्लासेस वॉक्ड इनटू द बैंक, ही वेंट अप टू द टेलर एंड हेल्ड अप अ हैंड ग्रेड फॉर ऑल टू सी, ठीक है। आर के साथ इसका कनेक्शन बनेगा, ठीक है। अ मैन वेयरिंग डार्क सनग्लासेस वॉक्ड इनटू द बैंक, ठीक है, और फिर नर्वसली द यंग फीमेल, इसके साथ इसका लिंक नहीं है, तो आर के साथ है, और आर वाली एक ही ऑप्शन है, दैट इज सी। फिर भी आप बोल के देख सकते हो पूरा, अगर आपको लगता है, अगर आपका एक सही हो जाएगा तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट चला जाएगा। अ मैन वेयरिंग डार्क सनग्लासेस वॉक्ड इनटू द बैंक, ही वेंट अप टू द टेलर एंड हेल्ड अप अ हैंड ग्रेड फॉर ऑल टू सी, पी। उसके बाद पी देख लेते हैं, देन ही शाउटेड गिव मी ऑल योर मनी, फिर वो चिल्लाया कि सारा पैसा मुझे दे दो, ऑल द मनी इन दिस बैंक राइट नाउ, जितना भी पैसा इस बैंक में अभी है। क्यू आ जाएगा उसके बाद, क्यू है एवरीवन इन द लॉबी स्क्रीम्ड एंड, मतलब सभी बंदे वहां पे चिल्लाने लगे और इधर उधर भागने लगे। फिर एस आ जाएगा, एस है हमारा नर्वसली द यंग फीमेल टेलर हैंडेड द मैन 3 बिग बैग्स लोडेड विद कैश, मतलब कैश से, पैसों से भरे हुए बैग्स उसको दे दिए, और फिर होल्डिंग द ग्रेनेड इन वन हैंड एंड द बैग्स इन द अदर, ही वॉक्ड आउट ऑफ द बिल्डिंग, चला गया वो बाहर, राइट। द प्रिंसिपल प्रूव टू बी अ वेट ब्लैंकेट एट द पार्टी ऑफ द स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इडियम है जी, ध्यान रखना, काफी आता है पेपर में, वेट ब्लैंकेट, ठीक है।
वेट ब्लैंकेट का मीनिंग क्या होता है? वेट ब्लैंकेट होता है स्टूडेंट्स की जैसे विंटर में बेसिकली सर्दियों पे आपके कोई ऊपर कोई गीला कंबल फेंक दे तो ऑब्वियस है, तो आपका तो मजा खराब हो जाएगा ना सोने का, राइट? तो प्रिंसिपल ने एंजॉय नहीं करा, प्रिंसिपल ये ने बोलना चाह रहा है कि बच्चों की पार्टी में, स्टूडेंट्स की पार्टी में प्रिंसिपल का जो मजा था वो किरकिरा हो गया। तो मजा किरकिरा होना मतलब डिस्करेज फ्रॉम एंजॉइंग, उसको मजा नहीं आया। नेक्स्ट, इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी द प्राइम मिनिस्टर इज एट द हेल्म ऑफ नेशनल अफेयर्स। ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, एट द हेल्म, इसका मतलब इन द मेन पोजीशन होता है, ठीक है, ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, तो इमैक्यूलेट का यहाँ पे आपको देना है बेसिकली ऑपोजिट, तो इसका मतलब होता है परफेक्ट। इमैक्यूलेट मीन्स जो चीज परफेक्शन से परिपूर्ण जो चीज होती है, कंप्लीट होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका इम्परफेक्ट, डी वुड बी द राइट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक ये इस डिस्कशन का, इसमें राइट मॉडल पुट करिए, यू डैश नॉट लीव विदाउट माई परमिशन। सो यू कांट लीव, यू कैन नॉट लीव, यू कांट लीव विदाउट माई परमिशन। सो बी इज द राइट आंसर। तो आज के सेशन में इतना रहेगा स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पंजाब जीके को डिस्कस करेंगे। सो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न पंजाबी लिटरेचर। तो अगर इसके आंसर की बात हम लोग करें तो इसका आंसर है भाई वीर सिंह, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच सीजन द वेस्लीज कोज रेन इन पंजाब। तो इसका जो अगर आपके पास आंसर है वो है विंटर्स, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग, इसे जो आगे का आंसर है, क्वेश्चन है, जस्ट गिव मी सेकंड। तो क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर द 4 इंपॉर्टेंट इवेंट फ्रॉम सिख हिस्ट्री। सिख हिस्ट्री के 4 इवेंट हैं, ठीक है। और द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस आपसे आप पूछा है, आपने इनको अरेंज करके क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है और ऑप्शंस को देख के आंसर बताना है, ठीक है। तो छोटा घुलघारा, ये पहला आपके पास यहाँ पे इवेंट बताया गया है, ठीक है। द एग्जीक्यूशन ऑफ भाई मणि सिंह, दूसरा इवेंट ये बताया गया है। बैटल ऑफ मणिपुर बिटवीन अब्दाली एंड मुगल्स, ये बताया गया, थर्ड इवेंट बताया गया। फोर्थ इवेंट क्या बताया गया है, द एग्जीक्यूशन ऑफ बाबा बंदा सिंह, ठीक है। तो इन चारों को आपने क्रोनोलॉजी के हिसाब से जब आप लगाते हो तो आपके पास आंसर क्या आता है यहाँ पे। तो आंसर की तरफ हम देखते हैं, तो आपके पास आंसर आता है 4213। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसका बिल्कुल सही है, डेट्स के साथ आप देख सकते हो, डेट्स यहाँ पे इस तरीके से मेंशन है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर एसोसिएटेड विद द पीजेंट मूवमेंट इन पंजाब। इनमें से कौन है, ठीक है, इनमें से कौन कौन है। यहाँ पे 4 आपके पास 1 2 3 4 करके नाम दिए हैं कि पंजाब पीजेंट किसानी आंदोलन के साथ कौन कौन से जुड़े हुए हैं। आपके पास है बाबा सोहन सिंह, बाबा रूर सिंह, तेजस सिंह, स्वतंत्र, और यहाँ पे आपके पास वधवा राम, ठीक है। तो आंसर जो आपके पास यहाँ पे आता है वो ऑल ऑफ अबव आता है। सारे के सारे ये क्या है, किसान मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लिव्ड अप टू द एज ऑफ 95। इनमें से कौन है जो 95 तक की एज तक जिए, ठीक है। ऑप्शंस में आपके पास गुरु अर्जन देव, गुरु हरगोबिंद, गुरु तेग बहादुर और गुरु अमरदास है। तो आंसर क्या है यहाँ पे, गुरु अमरदास यहाँ पे आपके पास राइट आंसर यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। Who among the following founded the निरंकारी मूवमेंट इन पंजाब। निरंकारी मूवमेंट जो है पंजाब में वो किसने शुरू करा था, बाबा दयाल ने, शिव दयाल ने, या फिर बाबा दरबारा सिंह ने, या रतन सिंह ने। तो इसका जो आंसर है वो बाबा दयाल है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Who among the following had been the governor of Punjab on the behalf of तैमूर। तैमूर किसको पंजाब का गवर्नर बना के छोड़ गया था, चंगेज खान को, काजिर खान को, सुल्तान शाह लोधी को, या मुबारक शाह को। तो इसका आंसर क्या है, काजिर खान को, ठीक है। दिल्ली और पंजाब को इसके पास वो छोड़ के चला गया था तैमूर, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट हैज बीन नेम्ड आफ्टर मुगल एम्परर शाहजहां। शाहजहां के नाम के ऊपर कौन से फोर्ट का नाम रखा गया है, सहारनपुर कांदी फोर्ट, या फिर फिल्लोर का फोर्ट है, या कुली मुबारक फोर्ट, या सराई लश्करी खान फोर्ट। इनमें से कौन सा फोर्ट है। तो आंसर यहाँ पे आपके पास क्या आता है, तो यहाँ पे सॉरी शाहपुर कांडी फोर्ट जो है उसको शाहजहां के नाम पे रखा गया, सहारनपुर नहीं, पार्डन फॉर माय प्रोनाउंसिएशन, शाहपुर कांडी फोर्ट जो है ये उसके, हम देख रहे हैं उसका ये आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड बीन द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ
साहित्य अकेडमी अवार्ड इन पंजाबी लैंग्वेज। पंजाबी लैंग्वेज में साहित्य अकेडमी अवार्ड किसको पहली बार मिला है? तो यहाँ पे ऑप्शन में आपके पास अमृता प्रीतम, भाई वीर सिंह, दलीप तिवाना या गुरदयाल सिंह। तो भैया भाई वीर सिंह को ये अवार्ड सबसे पहले मिला है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स वर नॉट अटैक्ड बाय बाबा बंदा सिंह बहादुर, ठीक है। बंदा सिंह बहादुर, बाबा बंदा सिंह बहादुर ने इनमें से कौन से हम कह सकते हैं कि टाउन है, उस पर हमला नहीं करा? कैथल पे, उसके बाद हमारे पास समाना है, बिलासपुर है या अमृतसर है? तो आंसर क्या है? अमृतसर पे उन्होंने हमला नहीं करा, ठीक है। द न्यू शेप एंड ऑर्डर वाज गिवन टू गुरुमुखी लेटर्स बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग गुरुज। जो गुरुमुखी के लेटर्स हैं, ठीक है, उनको नई शेप और हम देखते हैं कि ऑर्डर किस इनमें से कौन से सिख गुरु ने ये काम करा था? गुरु अर्जन देव जी ने करा था, गुरु अंगद देव जी ने करा था, गुरु अंगद देव जी ने करा था, या गुरु अमरदास जी ने करा था, या गुरु अर्जन देव जी ने करा था, या गुरु नानक देव जी ने करा। तो आंसर क्या इसका जो आपके पास यहाँ पे राइट आंसर है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे गुरु अर्जन देव जी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ठीक है, मास्टर तारा सिंह वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट। मास्टर तारा सिंह कौन से इवेंट के साथ जुड़े हुए हैं? ठीक है, इनमें से तो गदर पार्टी मूवमेंट के साथ जुड़े हैं, पंजाब सभा मूवमेंट के साथ जुड़े हैं, पंजाब रियासती प्रजा मंडल के साथ जुड़े हैं, या बब्बर अकाली मूवमेंट के साथ जुड़े हैं। तो यहाँ पे देखते हैं पंजाब सूबा मूवमेंट के साथ वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो सॉरी फॉर दिस, अंगद देव जी यहाँ पे सही आंसर था, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो नॉट अर्जन देव जी, अंगद देव जी ने ये हम देखते हैं कि गुरुमुखी को क्रेडिट भी उनको गुरुमुखी का उन्हीं के पास जाता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सांझ केंद्र जो है, ठीक है, आर मेंट टू बी, वो क्या है? सांझ केंद्र क्या है? ठीक है, आर दे ब्रिज द गैप बिटवीन पुलिस एंड द पब्लिक, प्रोवाइड अ रैपिड रूरल पुलिस रिस्पॉन्स सिस्टम, जिसको RRPRS के नाम से भी जानते हैं, प्रोवाइड नाइट पेट्रोलिंग, या इनमें से सारे? हम देखते हैं ये क्या करता है, पब्लिक और पुलिस के बीच में ब्रिजिंग का एक काम करता है ये सिस्टम। Which of the following dialect of Punjabi is used in the areas falling between ब्यास एंड सतलुज? देखो ये अलग है, तो ब्यास एंड सतलुज, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आता है हमारे पास कि भैया दोआबी, ठीक है, दो नदियों के बीच के एरिया को दोआब कहते हैं, तो यहाँ पे दोआबी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बूढ़ा नाला इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बूढ़ा नाला इनमें से किसकी ट्रिब्यूटरी है? सतलुज का, ब्यास का, झेलम का, या चनाब का? तो आंसर है आपके पास सतलुज का, ठीक है। द Holocaust of June 1746 in which thousands of Sikhs were killed in a war against लखपत राय द दीवान ऑफ लाहौर इज कॉल्ड। तो भैया ये छोटा घलुघारा इसका नाम दिया गया है, ठीक है। उसके बाद मुगल्स हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर पंजाब फ्रॉम, मुगलों के पास पंजाब का पूरा नियंत्रण कब आ गया था? तो हम देखते हैं 1526 से लेके 1739 तक मुगलों के पास पूरा कंट्रोल था, जब हम देखते हैं बाबर आता है तभी से, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है वो कहता है द फर्स्ट पंजाबी पोएट यूज द सिंबल ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप बिटवीन वाइफ एंड हस्बैंड टू एक्सप्रेस हिज लॉन्गिंग फॉर यूनियन विद डिवाइन। तो वो कौन था? तो बाबा फरीद था, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं संपूर्ण सिंह कालरा इज वेल नोन एज अ लिरिसिस्ट। ये क्या है? एक वेल नोन लिरिसिस्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स फ्रॉम पंजाब इंक्लूड हैंडलूम्स, स्पोर्ट गुड्स, ऑटो कंपोनेंट्स, या ऑल ऑफ दीज? तो भैया ऑल ऑफ दीज, ये सारी की सारी हम देखते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग है ये एक्सपोर्ट होती है पंजाब से, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन और उनके आंसर। इसी के साथ अलविदा लेते हैं, मिलेंगे कभी किसी अगले वीडियो के साथ। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, तो यहाँ पे जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। जो पहला क्वेश्चन हमारे पास था वो है हाउ कैन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बी रिमूव्ड बाय द विल ऑफ चीफ जस्टिस, बाय द प्रेसिडेंट, बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट की इसमें हम देखते हैं कि रिकमेंडेशन चाहिए होती है, तो डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी का ऑब्जेक्टिव इनमें से कौन सा नहीं है? टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, बिल्कुल है। टू एंश्योर सोशो इकोनॉमिक जस्टिस, ये भी उसका पार्ट है। टू एस्टैब्लिश शेड्यूल कास्ट, सेकुलर स्टेट, ये भी है। टू एस्टैब्लिश अ रिलीजियस स्टेट,
India is a secular state, nothing is related to religious state is written in constitution. तो हम देखते हैं this is not part of it and this will be the answer. ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. In the Constitution of India, promotion of international peace and security is included in preamble of constitution, directive principle of state policies, fundamental duties या ninth schedule. तो the answer will be DPSP, directive principles of state policies. ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इन द स्टेट इन एन स्टेट ऑफ इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी क्रिएटेड और कैन बी अबोलिश्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, द पार्लियामेंट एज पर एज रेजोल्यूशन पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, द गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. द आंसर विल बी सी. राइट, चलते हैं आगे. Which constitutional amendment act reduced the voting age from 21 years to 18 years? तो आंसर is 61st. ठीक है, चलते हैं आगे. The number of official language recognized under 8th schedule of the Indian Constitution. तो भैया 22 official languages हैं यहाँ पे. ठीक है. Which one of the following was the author of गुलामगिरी? तो ज्योतिबा फूले was the author of गुलामगिरी. ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो आंसर है बदरुद्दीन तैयब जी. ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग. हु ऑर्गेनाइज द खुदाई खिदमतगार इन 1929? तो अब्दुल गफूर खान, जिनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है. तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. मुस्लिम लीग ऑब्जर्व्ड द डायरेक्ट एक्शन डे ऑन 16th of August. राइट. Which of the following is the world's deepest ocean? तो Pacific Ocean is the deepest ocean in the world because इसमें मारियाना ट्रेंच है. मारियाना ट्रेंच सबसे गहरा पॉइंट है पूरी दुनिया का. Which of the following rocks contain fossil of plant and animals? तो भैया sedimentary rocks में ये हम लोगों को देखने को मिलता है. Which of the following is not true about organized sector? तो companies in this sector are not registered with government. This is totally false. तो ये क्या बन जाएगा? सही जवाब बन जाएगा. चलते हैं आगे. संकेत महादेव सागर won the gold medal on the 7th October the Commonwealth Dash Championship in 2021 in the ताशकंद. तो भैया वेट लिफ्टिंग में हम देखते हैं कि संकेत महादेव सागर ने मेडल जीता था. ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. Kazuiv, the wetland located near Vilupuram in Dash has been declared a bird sanctuary. तो ये भैया कहाँ पे है, कौन से स्टेट में? तमिलनाडु में है. ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं. द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड ऑन December 8 द फंडिंग एंड implementation of the project for Ken and Betwa river interlinking which two states are associated with. तो देखो केन और बेतवा जो है, ठीक है, केन बेतवा चंबल ये यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं. ये दोनों एमपी और यूपी में पड़ता है सारा का सारा इनका डेल्टा जो है. तो भैया यूपी एंड एमपी विल बी द राइट आंसर. ठीक है. विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग्स आउट ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट? तो भैया फिच जो है ये क्या करता है, ये रिपोर्ट लेके आता है. The Indian Navy celebrated National Submarine Day to commemorate the induction of first submarine in 1767. What was its name? तो भैया INS कलवरी जो थी वो पहली सबमरीन थी जो इंडियन नेवी में कंडक्ट हुई थी. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं विच ग्लोबल बॉडी ग्रांटेड ऑब्जर्वर स्टेटस टू द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन द मीटिंग ऑन December 9. तो भैया UNGA इसके आंसर रहेगा. ठीक है, उसके बाद संजीव मेहता चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान यूनिवर्सल लिमिटेड हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन? तो भैया FICCI के ये हम देखते हैं कि क्या राइट आंसर होगा. फ्रॉम विच कंट्री इंडिया इंपोर्ट्स हाइड्रो पावर किससे लेता है? तो भैया भूटान से लेता है. ठीक है. इन विच ईयर हमारे पास यहाँ पे इन विच ईयर नाइग्रा फॉल बिगन जनरेटिंग हाइड्रो पावर? 1881 में नाइग्रा फॉल्स पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बना दिया गया था और इसको हम देखते हैं कि हार्वेस्ट करना इलेक्ट्रिसिटी वहां से हार्वेस्ट करना शुरू कर दिया गया था. अगला क्वेश्चन आता है. देयर वर टू नरसिम्हा कमेटी. ठीक है, यहाँ पे दो नरसिम्हा कमेटी थी. नरसिम्हा कमेटी one was formed in 1991 and Narasimha Committee 2 was formed in 1998.
इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कहता 2 नरसिम्हा कमेटी थी, इनमें से कौन सा हम लोगों को सही है वो बताना है, ठीक है। फर्स्ट नरसिम्हा कमेटी वाज रिलेटेड टू टैक्स रिफॉर्म्स एंड सेकंड नरसिम्हा कमेटी वाज रिलेटेड टू बैंकिंग रिफॉर्म्स। गलत है भैया। फर्स्ट एज वेल एज सेकंड नरसिम्हा कमेटी वर रिलेटेड टू टैक्स रिफॉर्म्स, ये भी गलत है। फर्स्ट एज वेल एज सेकंड नरसिम्हा कमेटी वर रिलेटेड टू बैंकिंग रिफॉर्म्स, बिल्कुल सही, तो सी विल बी द राइट आंसर हियर, ठीक है। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। There are some strokes in the stock market which by nature are low priced, speculative and risky because of their limited liquidity following and disclosure. What do we call these strokes? इन strokes को कहते हैं तो penny strokes कहते हैं, ठीक है। Dash which among the following article was inserted in the Indian Constitution by the 42nd Amendment in 1976 in preview of India being a signatory of Stockholm Conference of 1972, that is article number 48A. Which of the following writs is also known as wakening call? This is mandamus, right? आगे चलते हैं हम लोग। Micro credit on the microfinance is a noble approach to banking which the poor through self-help groups or SHGs. However, the microfinance institutions or MFIs have now replaced the SHGs with the JLGs. What does the JLG most commonly stands for? It stands for joint liability groups. It stands for joint liability groups. In India, tank irrigation is more common in which of the following regions? So Rocky Plateau region, which are uneven and highly seasonal rainfall, which are I must say where we receive highly seasonal rainfall, those area are irrigated by tank irrigation. July 10 is observed as the National Fish Farmers Day. Who is the current Union Minister for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying Ministry? So the right answer is Purushottam Rupla. What's longest double-decker viaduct running 3.4 km with a highway flyover and metro rail over it has been constructed in which of the Indian city? It is in Nagpur. It is in Nagpur, right? Come to the next question. Okay, so these were the questions from GK. I hope you have enjoyed and learned a lot in this video. So मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए अलविदा।